नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरएस कैप्सूल पर। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लोक वितरण प्रणाली, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीडीएस के नाम से जानते हैं, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पीडीएस क्या होता है? तो सर इसमें क्या होता है कि जो हमारे आम नागरिक है, उन तक कम कीमतों पर खाद्यान्न की जो है आपूर्ति की जाती है। तो क्या होता है कि कम कीमतों पर जो नागरिक है, उन नागरिकों को खाद्यान्न की सुरक्षा जो है, इस पद्धति में उपलब्ध कराई जाती है। इसके इतिहास की बात करें तो जो हमारा पहला वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा क्रमिक रूप से इसका विकास किया जाता है ना? तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ शासन के दौरान इस पद्धति की होती है शुरुआत, अर्थात इस प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसकी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आज़ादी के बाद में जवाहरलाल नेहरू जो है, ये करते हैं शुरुआत। कहाँ से शुरुआत करते हैं? तो सर ये करते हैं हमारा जो ब्यावर क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। कब की जाती है? तो सर ये की जाती है 20 अक्टूबर 1950 को, है ना? 20 अक्टूबर 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी जो है, वो ब्यावर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पीडीएस की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। और संबंधित मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय काम करता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है, वो है इसका मंत्रालय। और पर्पज़ जैसा कि हमने देख लिया, खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। 2025-26 का जो बजट था, यानी कि जो पिछला बजट था 2025-26 का, इसमें जो खाद्यान्न सब्सिडी है, वो निर्धारित की गई है 1.97 लाख करोड़। कितने की गई है? 1.97 लाख करोड़ रुपए। ये जो पीडीएस है, ये केंद्र और राज्य जो है, ये संयुक्त रूप से इस व्यवस्था को चलाते हैं। केंद्र सरकार का क्या-क्या काम है और राज्य सरकार का क्या काम होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार जो है, ये तो करती है एमएसपी की घोषणा। अब ये एमएसपी होती क्या है? अब ये एमएसपी होती क्या है? तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना? हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है, वो जैसे कि मान लेते हैं कि बाज़ार में गेहूँ की रेट अभी ₹2000 प्रति क्विंटल चल रही है, और सरकार मान लेते हैं कि एमएसपी की घोषणा कर देती है कि ₹2275 में जो है 1 क्विंटल की दर से हम गेहूँ लेंगे, है ना? एमएसपी की रेट सरकार ने कितनी तय कर दी? ₹2275, जबकि बाज़ार की रेट कितने हैं? ₹2000। तो ये जो ₹275 एक्स्ट्रा की हैं, ये इसकी मदद से क्या होगा कि किसान के मान लेते हैं कि उपज अगर खेत में ज़्यादा हो जाती हैं और मार्केट में ज़्यादा माल आ जाने की वजह से अगर कीमतें घट जाती है, तो किसान के लिए एक ये फ़ायदा रहेगा कि एमएसपी रेट है तो किसान को कम से कम इतना रहेगा कि हमें ₹2275 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना? तो ये होती है एमएसपी। और एमएसपी की घोषणा जैसा कि हमने देख लिया, केंद्र सरकार जो है वो करती है एमएसपी की घोषणा। उसके बाद में क्या करती है कि सरकार जो है अनाज की करती है खरीद किसानों से, और उसके बाद में ये भंडारण करती हैं। कहाँ-कहाँ पर करती हैं? तो एफसीआई के कुछ गोदाम होते हैं, इसके अलावा नाफेड जो है, ये है भंडारण के ये भंडारण के माध्यम हैं केंद्र सरकार के। इसके अलावा परिवहन के माध्यम से क्या करती हैं? राज्यों को आवंटित किया जाता है। ये काम होता है केंद्र सरकार का। अब आगे नंबर आता है राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार क्या करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है राजफेड के माध्यम से। इसके अलावा जो उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं, उनका जो नियमन का काम है, वो भी राज्य सरकार का है। अब ये उचित मूल्य की दुकानें होती क्या है? तो उचित मूल्य की दुकानें वो होती हैं जहाँ पर ये जो राशन होता है, ये वितरित किया जाता है। और लाभार्थियों की पहचान करने का काम भी राज्य सरकार का ही होता है कि कौन-कौन लाभार्थी है, और कोई ऐसा लाभार्थी तो नहीं है जो कि रियल में लाभ लेने योग्य नहीं है, फिर भी वह लाभ ले रहा है। तो ये पहचान करने का काम भी राज्य सरकार का होता है, और राशन कार्ड बनाने का काम भी किसका होता है? तो सर ये भी राज्य सरकार का ही होता है। उसके बाद में नई प्रणाली आती है जिसका नाम है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अर्थात शॉर्ट में इसको हम लोग आरपीडीएस के नाम से जानते हैं। पीडीएस के बारे में जैसा कि हमने पढ़ लिया, 1950 को क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है, ये ब्यावर जिले से
इसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि 1992 को जून 1992 जो है पीडीएस का नाम बदल करके आरपीडीएस कर दिया जाता है ना, आरपीडीएस कर दिया जाता है। और इसकी जो जिम्मेदारी थी वो दे दी जाती है पंचायती राज जो संस्थान है उन संस्थाओं को दे दी जाती है इसकी जिम्मेवारी। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी दूर दराज और दुर्गम क्षेत्र है वहां तक भी जो पीडीएस की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाए। इसके तहत 1775 ब्लॉक जो है इनका चयन किया जाता है। और व्यवस्था जैसा कि हमने देख लिया ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती थी। ग्राम पंचायत क्या करती थी, सार्वजनिक दुकानें जो है वो किसी व्यक्ति को आवंटित करती थी और उन दुकानों को कहा जाता था राशन की दुकानें, है ना। और इसमें जो प्रावधान था वो कुछ इस तरीके से था कि प्रति व्यक्ति 20 किलो अनाज जो है दिया जाता था। तो एक बार वापस रीडिंग मार लेते हैं। आरपीडीएस क्या है, तो सर ये जून 1992 को पीडीएस जो है इसका नाम बदल करके आरपीडीएस कर दिया जाता है। जिम्मेदारी दी जाती है पंचायती राज जो संस्थान है उनको सौंपी जाती है। इसका पर्पज क्या था, तो दूर दराज और दुर्गम क्षेत्र जो है वहाँ के 1775 ब्लॉक जो है वहां तक पीडीएस की जो प्रणाली है उसको पहुंचाना इसका लक्ष्य था। ग्राम पंचायत जो है वो क्या करती थी, सार्वजनिक दुकान जो है उसका करती थी किसी व्यक्ति को आवंटन। और इस दुकान को हम लोग कहते थे राशन की दुकान। और प्रावधान क्या था, तो सर इसमें प्रावधान था 20 किलो अनाज जो है प्रति व्यक्ति दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टीपीडीएस के बारे में। टीपीडीएस का मतलब हो गया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि टीपीडीएस अर्थात लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि हमने देख लिया 1992 को आरपीडीएस आता है। उसके बाद में क्या होता है कि 1997 को, वो भी कब, जून 1997 की बात है, ये जो पहले आरपीडीएस आया था उसका नाम बदल करके कर दिया जाता है टीपीडीएस। लगभग कितने साल का टाइम है, 5 साल के अंतराल पर, है ना। पहली योजना 1992 को आती है जून में और ये आ गई 1997 को। तो कितने साल का गैप हो गया, लगभग 5 साल के गैप में टीपीडीएस जो है ये आ जाती है। इसमें क्या था, तो इसका लक्ष्य ये था कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं इनको केंद्रित करना इसका लक्ष्य था। इसके तहत क्या होता है कि जो भी बीपीएल जो थे अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले थे उनको टारगेटेड बनाया गया। इसका नाम भी जैसा कि लक्षित है, यानी कि टारगेटेड बनाया गया कि जो बीपीएल वाले जो है उनको टारगेट करो। और पहली बार जो है विभेदीकृत कीमत प्रणाली अपनाई गई, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे देश को बीपीएल और एपीएल 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। और ये किसके कहने पर बांटा जाता है, तो ये सिफारिश थी लक्कड़वाला समिति की, है ना। लक्कड़वाला समिति की सिफारिश के आधार पर बीपीएल और एपीएल जो है 2 वर्गों में बांटा जाता है। वापस देख लेते हैं, तो टीपीडीएस क्या है, सर ये है जून 1997 को नाम बदल करके टीपीडीएस किया जाता है। किसका, आरपीडीएस जो भी पहले चल रही थी उसका नाम किया जाता है टीपीडीएस। इसमें जो बीपीएल जीवन यापन करने वाले जो लोग थे इनको टारगेट बनाया गया और बीपीएल और एपीएल 2 वर्गों में बांटा गया। किसकी सिफारिश पर, तो लक्कड़वाला समिति की सिफारिश पर। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि टीपीडीएस के बारे में, कार्ड और श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे और एपीएल यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर। अब ये जो बीपीएल कैटेगरी के जो परिवार थे उनकी संख्या थी 6 करोड़। गरीब परिवार कितने थे, 6 करोड़। इनको जो है जो सामान्य मूल्य चल रहे थे उनसे कम मूल्य पर जो है अनाज दिया जाता था। और इनके जो राशन कार्ड हुआ करता था उसका रंग था रेड। कैसा था, रेड अर्थात लाल रंग था। तो बी जो है, इस बी को हम लोग कैसे लिखते हैं, बी उसके बाद में ये आर बनता है फिर बी बनता है। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि ये जो नीचे वाला जो आर है, ये आर जो है ये नीचे वाली डंडी हटा देते हैं तो बी कैसा बन जाता है, आर के जैसा बन जाता है। तो ऐसे हम लोग याद रख लेंगे कि इसका कलर कैसा था,
रेड कलर था, है ना। ठीक है, तो ये होगी बात। बीपीएल का राशन कार्ड कैसा था? लाल रंग का। और एपीएल के जो लोग हुआ करते थे उनको सामान्य कीमत पर ही अनाज मिलता था, और जो राशन कार्ड था उसका रंग था नीला। वापस से एक बार देख लेते हैं। बीपीएल जो है इनकी टोटल संख्या थी 6 करोड़ परिवार, और इनको कम मूल्य पर अनाज मिलता था। लाल रंग इनकी राशन कार्ड का था। और एपीएल के जो लोग थे इनको सामान्य कीमत पर अनाज मिलता था, और नीला रंग जो है इनके राशन कार्ड का हुआ करता था। उसके बाद योजना देख लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना ये चलती है 25 दिसंबर 2000 को, है ना। अंत्योदय अन्न योजना जो है इसकी शुरुआत कब की जाती है? तो सर इसकी शुरुआत की जाती है 25 दिसंबर 2000 को। इसका जो लक्ष्य था वो गरीबों में भी जो अत्यधिक गरीब है उनको लाभ पहुंचाना था, और इनकी जो टोटल संख्या थी वो लगभग 1 करोड़ परिवार थे, है ना। इनको 35 किलो अनाज जो है प्रति परिवार प्रति महीने के हिसाब से दिया जाता था। कितना दिया जाता था? 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से। और इनको जो है सब्सिडी दी जाती थी फुल। तो उसके बाद में सब्सिडी देने के बाद में जो कीमत बचती थी वो थी मात्र चावल की तो 3 रुपये किलो, अनाज की 2 रुपये किलो, और मोटा अनाज इनको 1 रुपये किलो में मिलता था, है ना। देखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना जो है ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू होता है। लक्ष्य जो था वो था गरीबों में भी जो अत्यधिक गरीब है वहां तक लाभ पहुंचाना। उनकी संख्या टोटल थी 1 करोड़ परिवार, और ये जो परिवार थे इन परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति महीने दिया जाता था, और मात्र 3 रुपए में 1 किलो चावल मिलता था, 2 रुपए में किलो गेहूं मिलता था, और मोटा अनाज जो है वो 1 रुपये किलो इनको दिया जाता था। उसके बाद अगली योजना देख लेते हैं। योजना तो क्या है? ये अधिनियम है जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है? सर ये है 2013 का। कब प्रारंभ होता है? सर ये होता है 5 जुलाई 2013 को। कब होता है? 5 जुलाई 2013 को। इसके तहत देश की 67% आबादी जो है उसको भोजन का अधिकार दिया जा रहा है, हाँ? इसके तहत भोजन का कानूनी अधिकार दिया जा रहा है देश की 67% आबादी को। इनमें 75% तो है ग्रामीण आबादी शामिल। ग्रामीण आबादी कितनी शामिल है? 75%। वहीं शहरी आबादी की बात करें तो उसकी संख्या है 50%। इसमें प्रावधान क्या किया गया है? तो 5 किलो अनाज जो है प्रति महीने दिया जाता है ना। कितना दिया जाता है? 5 किलो अनाज जो है प्रति महीने दिया जाता है, जिसमें चावल की रेट जो है वो है 3 रुपये किलो। गेहूं की कितनी है? तो ये गेहूं की है 2 रुपये किलो, और 1 रुपये किलो है मोटे अनाज की। ये वही रेट है जो कि अंत्योदय अन्न योजना जो है इसमें जो रेट है वो सेम टू सेम रेट ही है। गेहूं की 2 रुपये किलो, और चावल की जैसा कि 3 रुपये किलो, और मोटा अनाज की 1 रुपये किलो। ठीक है। इसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर मान लेते हैं कि अनाज नहीं मिलता है तो फिर उस कंडीशन में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाता है ना। अगर मान लेते हैं कि अनाज नहीं मिलता है तो क्या दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है खाद्य सुरक्षा भत्ता। ठीक है। एनएफएसए के जो लाभार्थी है उनकी संख्या अगर देखें तो जैसे कि जो अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी है उनको, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो अति गरीब परिवार है वो शामिल होते हैं, तो इनको शामिल किया जाता है एनएफएसए के अंतर्गत। इसके अलावा प्राथमिकता वाले जो परिवार है उनको भी शामिल किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना, जैसा कि हमने पहले देखा था कि इनको 35 किलो अनाज जो है प्रति परिवार मिलता है ना। पहले कितना मिलता था अनाज? 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति महीने मिल जाता है, और यही लाभ सेम टू सेम एनएफएसए में मिल रहा है। पहले इनकी संख्या जहाँ 1 करोड़ थी उनकी संख्या बढ़ करके कितनी हो जाती है? 2.3 करोड़ परिवार हो जाती हैं। प्राथमिकता वाले परिवारों की बात करें कि जो अंत्योदय अन्न योजना में नहीं है वे पीएचएच में शामिल होंगे, यानी कि प्राथमिकता वाले परिवारों की कैटेगरी में जो है ये होते हैं शामिल, है ना। इनकी जो टोटल संख्या है वो है 18.2 करोड़। कितनी है संख्या?
18.2 करोड़ परिवार। ठीक है, इनकी जो पहचान करती हैं, पहचान करने का काम है राज्य सरकार का। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पहचान करने का काम तो राज्य सरकार का ही होता है। और इनको जो लाभ मिलता है वो मिलता है 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति महीने, है ना। कितना मिलता है अनाज? 5 किलो अनाज मिलता है इनको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया एनएफएसए में। तो जो राशन कार्ड पर 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला है परिवार में, उस महिला को जो है मुखिया नामित किया जाता है ना। परिवार में अगर 18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला है तो उसको महिला बनाया जाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी परिवार में महिला है ही नहीं, तो फिर उस कंडीशन में जो भी वरिष्ठतम सदस्य होता है उस वरिष्ठतम सदस्य को क्या बनाया जाता है? मुखिया बनाया जाता है। इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती है उन माताओं को क्या दिया जाता है? लाभ दिया जाता है ना। जो भी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती है उन माताओं को भी इसमें मातृत्व लाभ दिया जाता है। भोजन के अलावा इनको क्या दिया जाता है? 6,000 रुपये मातृत्व लाभ के तौर पर इनको दिया जाता है ना। गर्भाधान और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक जो है इनको लाभ दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली योजना देख लेते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका प्रारंभ होता कब है? तो सर ये होता है मार्च 2020 को। कोविड के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया जाता है ना। ये बहुत ही प्रचलित योजना थी। नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। शुरुआत होती है मार्च 2020 को कोविड के दौरान, और जनवरी 2023 जो है तब इसको एनएफएसए के साथ में विलय कर दिया जाता है। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ये एनएफएसए में कब शामिल होती है? सर ये होती है जनवरी 2023 को। लाभ जैसा कि पता है, मुफ्त खाद्यान्न का वितरण करना, है ना। इस योजना में क्या होता है कि मुफ्त अनाज जो है उसका वितरण किया जाता है। प्रति व्यक्ति बात करें तो 5 किलो, और प्रति परिवार की बात करें तो अंत्योदय अन्न योजना वाले जो लाभार्थी होते हैं उनको 35 किलो दिया जाता है प्रति परिवार। पीडीएस में कुछ तकनीकी सुधार भी किए जा गए, जैसे कि एक है IMPDS जो कि 2018-19 की बात है। IMPDS यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस। इसकी शुरुआत होती है 2018-19 को। कब होती है? 2018-19 को। इससे राज्य के किसी भी जिले से राशन प्राप्ति जो है अब संभव हो गई, है ना। अर्थात राज्य कोई भी लाभार्थी है वह अगर पीडीएस का फायदा लेना चाहता है तो वह राज्य के किसी भी जिले में हो, है ना। अपना जो राज्य है उस राज्य के किसी भी जिले में हो वहां पर ये खाद्यान्न प्राप्त कर सकता था। ये तो था IMPDS। उसके बाद में क्या आता है कि अगस्त 2019 को योजना आती है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसके तहत क्या होता है कि राशन कार्ड जो है उसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ा दी जाती है, और देश में कहीं पर भी अब राशन कार्ड जो है वो उपलब्ध हो सकता था। लाभार्थी जो है ज़्यादातर जो प्रवासी श्रमिक थे, जो मान लेते हैं कि किसी एक जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है, वे अगर मान लेते हैं कि साउथ में कहीं वर्क कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि चेन्नई में काम कर रहा है, तो उसका राशन कार्ड तो यहाँ राजस्थान का होता था। तो पहले जब ये सिस्टम लागू नहीं था तब वह राजस्थान में था तभी उसको फ़ायदा मिल सकता था, अदरवाइज उसको फ़ायदा मिलता नहीं था। लेकिन इस योजना के बाद में क्या हो गया कि यहाँ का जो व्यक्ति था वह अगर चेन्नई में राशन लेना चाहे तो वह ले सकता था, है ना, ले सकता है, ये व्यवस्था हो जाती है। और इसके तहत POS जो मशीन है उनका किया जाता है प्रयोग, है ना। इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं, इनका नाम है पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। क्या नाम है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगली योजना। अच्छा, पीडीएस में चुनौतियां क्या है? तो चुनौतियां तो एक तो ये है कि FCI क्या करता है कि विलंबित खरीद करता है और अपर्याप्त भंडारण क्षमता है ना। लेट खरीद करता है और भंडारण की जो कैपेसिटी है वो अपर्याप्त है। एक तो कमी ये हो गई। इसके अलावा भंडारण की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकें जो है
इसका अभाव है ना? ये तो सबको पता है। परिवहन के दौरान चोरी और लीकेज की समस्या हो जाती है, ये किसी से भी अछूता नहीं है, हम सबको पता है। केंद्र सरकार जो है सब्सिडी जारी करने में देरी कर देती है ना? ये भी एक समस्या हो गई। इसके अलावा राज्य स्तर और उचित मूल्य जो की दुकान है, वहाँ पर भ्रष्टाचार जो है उसकी भरमार है। लाभार्थियों की पहचान और निष्कासन में त्रुटि हो जाती है, जिसकी वजह से छद्म व्यक्ति जो है इनको लाभ मिल जाता है, अर्थात जो अयोग्य व्यक्ति है उनको भी ये लाभ मिल जा रहा है। चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादर नगर हवेली जो है वहाँ पर नकद सब्सिडी दी जाती है ना? अनाज नहीं दिया जाता, उसकी जगह क्या दी जाती है? नगद सब्सिडी दे दी जाती है। कहाँ पर? चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली में। जैसे कैसे मिलती है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि गेहूं की कीमत मान लेते हैं 23 रुपये किलो है, तो गेहूं नहीं दे करके उसकी जगह इनको क्या दे दिया जाता है? पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एफसीआई क्या है? तो सर एफसीआई की स्थापना होती है 14 जनवरी 1965 को। कब होती है? 14 जनवरी 1965 को। आपसे पूछा जा सकता है कि एफसीआई जो है इसकी स्थापना कब होती है? सर ये होती है 14 जनवरी 1965 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है सर? नई दिल्ली के अंदर। क्या यह संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसी है? सांविधिक निकाय है ना? सांविधिक निकाय अर्थात ये एक पीएसयू है। तो फिर सांविधिक निकाय है, इसका मतलब है किसी एक्ट के माध्यम से बना होगा। बिल्कुल बना है। वो एक्ट है 1964 का, है ना? एफसीआई एक्ट 1964 के माध्यम से 14 जनवरी 1965 की इसकी स्थापना होती है। तो इसका जो मेन काम क्या है? तो इनका जो मेन काम है अर्थात उद्देश्य जो है वो है खाद्यान्न जो है उसका व्यापार करना, है ना? क्या करना? खाद्यान्न का क्या करना? व्यापार करना इसका काम है। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक एक ऐसी व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है कि मूल्य नियंत्रण और आपातकालीन सुरक्षा के लिए खाद्यान्न जो है उसका भंडारण किया जाता है ना? देखिएगा क्या होता है कि खाद्यान्न जो है इसके मूल्य में उतार चढ़ाव आ जाने की वजह से या आकस्मिक आपातकालीन स्थितियां न आ पाए, इस कारण से क्या होता है कि जो खाद्यान्न होता है उसका भंडारण कर लिया जाता है। इसको हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं, है ना? उसके बाद समिति बनती है शांता कुमार समिति। इसका गठन किया जाता है एफसीआई जो है इसमें पुनर्गठन के लिए। इसका गठन होता है अगस्त 2014 को। कब होता है गठन? अगस्त 2014 को। और ये अगले ही वर्ष अपनी रिपोर्ट देती है यानी कि 2015 को। ये सिफारिश करती है कि जो लाभार्थियों की संख्या है 67% अर्थात 2/3 जैसा कि हमने पढ़ा था, उनको कम करके 40% कर दिया जाए और अनाज की जो मात्रा है 5 किलो उसको बढ़ा करके 7 किलो कर दिया जाए। भ्रष्टाचार जो है इसको रोकने के लिए सतर्कता जो समिति है उस समिति का गठन किया जाना चाहिए और संपूर्ण खाद्य प्रबंधन की जो प्रणाली है उसको कंप्यूटरीकृत कर दिया जाना चाहिए। जैसे कि जो भंडारण करना, ढुलाई करना और वितरण तक की जितनी भी प्रणाली है उस संपूर्ण प्रणाली को कैसा कर दिया जाए? उस प्रणाली को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाए और क्रमिक रूप से डीबीटी जो है इसकी शुरुआत कर दी जाए, है ना? डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो है इसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए, है ना? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था क्या होती है? सर इसमें क्या होता है कि जो लाभार्थी होता है उसके खाते में डायरेक्ट जो है पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये जो व्यवस्था है ये अपनाने की बात कहती है शांता कुमार समिति। वापस देख लेते हैं, इसका गठन होता है अगस्त 2014 को। किस लिए होता है? तो एफसीआई जो है इसका पुनर्गठन करने के लिए 2015 को ये अपनी रिपोर्ट देती हैं। ये कहती हैं कि लाभार्थियों की जो संख्या है उसको कम करके 40% कर दो और अनाज की जो मात्रा है वो 7 किलो कर दो। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सतर्कता समिति का गठन कर दो और संपूर्ण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत कर दो और डीबीटी जो है ये शुरुआत कर दो। ये बात कहती है शांता कुमार समिति। तो इस तरीके से हमने पीडीएस का संपूर्ण टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरएस कैप्सूल। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना तो भूलना है ही नहीं और जो भी आपके सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।